संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में भाग्य और भाग्य में पैतृक संपत्ति से संबंधित एक कार्यक्रम लेकर के। इसमें आपसे चर्चा करने वाला हूं कि कब किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में लाभ की स्थिति मिल जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंत तक देखा करिए। शुरू करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ यहां से शुरू होगी और यहीं खत्म। और वो ये है कि पैतृक संपत्ति का भाव जन्म कुंडली में कौन सा होता है। जन्म कुंडली के दूसरे स्थान के अधिपति अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। दूसरे भाव के अधिपति अगर नीच ना हो, अस्त ना हो, पापकर्त्री में ना हो तो व्यक्ति का खानदान, ये खानदान का भाव है। दूसरा भाव खानदानी, जैसे बोलता है ना लोग, मैं खानदानी हूं, खानदानी। तो ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, जहां से आपके पुरखों के बारे में विचार करे जाते हैं। अब इसको और भी गहराई से अगर समझते हैं तो चल और अचल संपत्ति का भाव जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है। ये जो आप खुद से अर्जित करते हो, दुनिया में आए हो तो जब जो भी कोई सामग्री इकट्ठा करते हो, जैसे चल और अचल संपत्ति जो भी आपके द्वारा अर्जित करी जाती है, उसका भाव चौथा है। और खानदानी जो मिलने वाली संपत्ति है, जो पैतृक रूप से मिलने वाली है, वो ये है। आप जो बनाते हो वो ये है। कहां से बनाते हो? कर्म क्षेत्र। तो ये है कर्म क्षेत्र। उसमें आपका भाग्य कितना बल दिया? तो भाग्येश बलवान, तो ये भाग्य का बल मिल गया। अब जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे और जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में अगर दोनों ही ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति खानदान से भी मजबूत होता है और व्यक्ति अपने आप से भी मजबूत होता है। मतलब इन दोनों का लाभ व्यक्ति को मिल जाए। अगर इन दोनों के अधिपति एक साथ बैठे हों तब तो कहने की बात ही नहीं। अगर माता भाव का अधिपति, मान लीजिए ये चतुर्थ भाव, माता का भी विचार किया जाता है यहां से, तो यहां के अधिपति अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को माता से संपूर्ण लाभ मिलने के लाभ में स्थितियां जुड़ जाती हैं। वही बात अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हों, ये हमेशा याद रखिएगा, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हों, चाहे वो पूर्ण रूप से शुभग्रह हो या पूर्ण रूप से पापग्रह, सिर्फ चंद्रमा के बैठने को देखना है। अगर चंद्रमा बैठे हों और उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो शनि अगर जन्म कुंडली में कहां होंगे तो देखेंगे, या तो शनि यहां बैठेंगे तो देखेंगे, या तो फिर यहां बैठेंगे तो देखेंगे, या तो फिर 10वीं दृष्टि के बाद यहां से 7वीं, यहां से तीसरी, और उसके बाद 1 2 3 4 यहां बैठेंगे तो देखेंगे। मतलब शनि की 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा यहां बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अथाह मिल जाए। अगर चंद्रमा ही खाली बैठे हों और अगर शनि ना देखे जाते हो, ना देख रहे हों, तो भी व्यक्ति कम से कम अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचता नहीं है, उसे मेंटेन करके रख लेता है। मतलब वो बेचेगा नहीं, उसको नुकसान नहीं करेगा, पर उसको बरकरार रखने में वो महारत हासिल कर लेता है। उसको किसी भी तरीके से अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान नहीं करने देता है। ये एक बात यहां पे अजीब होती है। उसके बाद जन्म कुंडली में वहां पे अगर अकेले सूर्य बैठे हों, अकेले अगर सूर्य बैठे हों चाहे किसी भी राशि में, और अगर उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, लेकिन गौर करने वाली बात है कि वहां पे शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। वहां पे आपको शनि को नहीं देखना है। वहां पे शनि ना देखते हो तो भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में लाभ की स्थिति बन जाती है। दूसरी बात यह थी कि यहां सूर्य बैठे हों और यहीं पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो। ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा बैठे थे तो किसने देखा? शनि ने। सूर्य बैठे तो किसने देखना है? गुरु को देखना है। अब उसके बाद मंगल, ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा। मंगल अगर बैठे हों
और अगर वहां पे बुध की दृष्टि पड़ जाए या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या मंगल अगर बैठे हों और साथ में वहीं चंद्रमा भी बैठ जाए, तो व्यक्ति को यहां पे पैतृक संपत्ति का लाभ अकूत रूप से मिल जाता है और जबरदस्त मिल जाता है। मंगल के साथ चंद्रमा या बुध उसे देखें, या मंगल अगर बैठे हों और चंद्रमा के साथ बुध देखे, बुध बैठे नहीं, बुध बैठना नहीं चाहिए, बुध का दृष्टिपात होना चाहिए, चंद्रमा साथ में बैठा होना चाहिए, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। उसके बाद गुरु अगर बुध बैठे हों तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उन्हें देख ले या फिर उनका मित्र शनि उन्हें देख ले, तो भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। पर वास्तव में वो पैतृक संपत्ति जब खर्च होती है, अगर बुध यहां बैठे हों, देवगुरु बृहस्पति देखने चाहिए या तो स्वयं उनका मित्र शनि देखना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी देखता ना हो, लेकिन खाली अगर बुध बैठे हों, तो उस व्यक्ति का जो पैतृक संपत्ति का धन है वो धर्म में जाता है और व्यक्ति उसको मशल करके रखने वाला होता है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि बुध और शनि जातक को कृपण बनाते हैं। लालची नहीं, कृपण, कंजूस, ये बात बुध की रही। देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठे हों तो लाभ नहीं मिलता। अब वो वहां पे व्यक्ति को लाभ देते हैं, लेकिन मशक्कत करा करके देते हैं। अब वहां पे अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों द्वितीय भाव में और वहीं अगर शनि देख लेते हों, तो पैतृक संपत्ति में विलंब होने का खतरा बढ़ जाता है। यहां पे विलंब होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अगर वहीं गुरु देख लेते हों तो फिर पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है ना। अजीब बात, बड़ी अद्भुत है। और ये ढूंढना पड़ता है और ये खोजना पड़ता है कुंडलियों को देखते समय। मैं जब भी कुंडली देखता हूं तो कुंडली देखते समय कॉपी और पेन जरूर रखता हूं और प्रत्येक कुंडली से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूं, चुरा लेता हूं, पूछ के, जान के, समझ के। ये चीज आपको ही आपके द्वारा बनाए गए योगों का निर्धारण करा देती है। मैंने ऐसे YouTube पे कई ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जो किसी भी पुस्तक और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ मेरे हैं, जिसको मैंने खुद बनाए हैं और उसको लोगों के ऊपर घटित होते कई कुंडलियों पे देखा है। ये भी वही था, वही है ये जो बता रहा हूं। इसमें से कुछ आपको ग्रंथ में मिल जाएंगे पर कुछ अपने हैं। तो ये बात गुरु की थी। अगर शुक्र की स्थिति बन जाए तब तो कहना ही क्या है। व्यक्ति पैतृक संपत्ति का मालिक होता है और व्यक्ति के पास अगर वहां पे पैतृक संपत्ति रहे भी तो व्यक्ति खुद से भी अर्जित कर लेता है और उसको पैतृक संपत्ति से बहुत ज्यादा मोह और आकांक्षा नहीं होती, वो खुद से ही बनाना चाहता है और उसको खुद से कमाए गए धन पे भरोसा भी ज्यादा होता है। ये शुक्र की बात है। अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे तो उस पे मंगल का देखना जरूरी है तो पैतृक संपत्ति मिल जाए, लेकिन अगर शनि देख लें तो उसमें विलंब, दूरी, भेद, झगड़े, लड़ाई, फसाद आदि की स्थिति, केस चलता रहे या उसमें दौड़ भाग बनती रहे। लेकिन अगर वहीं शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मालिक बनाते हैं, लेकिन अब वहां पे व्यक्ति छोड़ देता है, उससे मोह नहीं रखता, उससे माया कम होती है या फिर अपने बल पर अर्जित करना चाहता है, खुद के बल पे अपनी संपत्ति खुद अर्जित करना चाहता है या बनाना चाहता है। ये बात यहां तक खत्म। शनि अगर स्वयं बैठे हों तो कई बार मशक्कत कराते हैं। जन्म कुंडली में शनि अगर अकेले बैठे हों तो दिक्कत होगी, लेकिन वहां पे उनके मित्र यानी कि शुक्र की राशि या शनि अगर वहां बैठे हों तो अपने मित्र की राशि में बैठे हों या कई बार अगर उसका मित्र उसे देखे, या तो बुध या तो शुक्र। देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका लाभ जरूर दिलवा देते हैं, लेकिन दूरी बन जाती है। ये पैतृक संपत्ति के बारे में विचार है। और दो तीन बातें और बता देता हूं पैतृक संपत्ति से संबंधित। अगर और भी आप कभी कभी अगर विचार करें तो अगर नवम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, अगर नवम भाव के अधिपति का संबंध छठे भाव के अधिपति के साथ होता हो, मतलब या तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हो, इस भाव में जो अंक लिखा हो और इस भाव में जो अंक लिखा हो, इन दोनों भावों के अधिपति एक साथ बैठे हों, लेकिन अगर जन्म कुंडली के यहां के अधिपति और यहां के अधिपति यहां बैठ जाएं तो व्यक्ति झगड़े फसाद करके भी किसी न किसी तरीके से पैतृक संपत्ति इकट्ठा कर ही लेता है और उसको जाने नहीं देता, और वो पैतृक संपत्ति उसके पास सट ही जाती है, उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई हड़प नहीं सकता। ये बात एक बड़ी अद्भुत है। जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मालिक बना देते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। छठे भाव के अधिपति अगर भाग्य में बैठ जाएं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मालिक बना देते हैं। अब यहां पे आपको यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वहां पे थोड़ी दूरी बनेगी, क्योंकि यह वास्तव में प्रतियोगिता का भाव है।
तो थोड़ी सी दूरी भाग्य में जरूर बनेगी, क्योंकि वो छठे भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं। लेकिन झगड़े और लड़ाई के बाद, केस, फौजदारी और मुकदमे के बाद व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल जाता है। अगर इन दोनों भावों के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों भावों के अधिपति एक साथ चतुर्थ स्थान में ही बैठे हों तो भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से कोई भी व्यक्ति उसको अलग नहीं कर सकता है। गारंटी है, गारंटी है कि उसकी पैतृक संपत्ति उसको ही मिलेगी, भले विलंब हो रहा है पर मिलेगी आप ही को। यह इतनी सी बात है। अब यही इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। यहां देख लीजिए कि कौन है और कौन बैठा है और कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। मैंने चंद्रमा की बात करी, सूर्य की बात करी, मंगल की बात करी, बुध की बात करी, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र और शनि की बात करी। और उसके बाद यहां के अधिपति अगर एक साथ चतुर्थ में बैठे हो तब तो कोई है नहीं जो आपसे आपकी पैतृक संपत्ति छीन सके। अगर यहां के अधिपति यहां बैठे हो तो थोड़े से मुकदमे के बाद वो आपको मिल जाता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बात कही है। सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों ही मजबूती से व्यक्ति को श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं और स्थापित करते हैं। अब यहां पे इस अध्याय में हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में आगे धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। पर उसमें से कर्म और सांख्य, इन दोनों में जो कर्म योग है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब आगे पता चलेगा कैसे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।